बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 7 एंजाइम्स को स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हमने तीसरा, चौथा और पांचवा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। छठा जो है हम इस चैप्टर के बाद इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। तो आज 7 चैप्टर है एंजाइम और टॉपिक का नेम भी हमारे पास यही है। तो सबसे पहले ज़रा समझ लेते हैं कि एंजाइम्स क्या होते हैं, इसको डिफाइन करते हैं। तो एंजाइम्स आर प्रोटीन। ये प्रोटीन बेसिकली इसको हम कहते हैं एंजाइम जो है ये प्रोटीन नेचर होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं। तो दीज आर प्रोटीन्स विच स्पीड अप केमिकल रिएक्शन। ये हमारे पास एक ऐसी प्रोटीन्स होती हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर होने वाले केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करेगी, तेज करेगी। अब इसकी एग्जांपल आप इस तरह से ले लें, जैसे कि अगर हम कहते हैं कि एक जो प्रोसेस है, मैं एक मिसाल आपको दे रहा हूँ जस्ट समझने के लिए। विदाउट एंजाइम वो जो केमिकल रिएक्शन है हमारी बॉडी के अंदर एक हो रहा, मिसाल के तौर पर अगर उसे 1 साल लगेगा, तो एंजाइम्स की मौजूदगी की वजह से वही जो केमिकल रिएक्शन है वो 20 से 30 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। तो इतना स्पीड अप ये कर देते हैं एंजाइम हमारे बॉडी के अंदर होने वाले केमिकल रिएक्शंस को। अब एंजाइम्स को फर्दर आगे स्टडी करने से पहले थोड़ा सा हमें कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी का पता होना चाहिए। तो हमारी बॉडी के अंदर एक खास तरह के रिएक्शंस हो रहे होते हैं जिन्हें हम नाम देते हैं मेटाबॉलिज्म का नाम देंगे। तो मेटाबॉलिज्म को हम डिफाइन पहले जरा कर लेते हैं। दीज आर द ऑल केमिकल रिएक्शंस which occur in our body, या आप which occur in organism body। तो ये हमारे पास डेफिनेशन आ गई मेटाबॉलिज्म की। ऑल केमिकल रिएक्शन, वो तमाम के तमाम केमिकल रिएक्शन जो कि हमारी बॉडी में या किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में हो रहे होते हैं, इन्हें हम क्या नाम देते हैं? मेटाबॉलिज्म का नाम देते हैं। आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि मेटा माँ है, एक माँ और उसके 2 बच्चे हैं। एक है जी हमारे पास कैटा और दूसरा जो बच्चा है उसका नाम क्या है? एन्ना। तो इन दोनों को हम आगे चल के देखते हैं कि ये क्या होते हैं। तो मेटाबॉलिज्म को हम 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, कैटा एंड एना में। अब जो कैटाबॉलिज्म है या कैटा जो है, इसमें क्या होता है? कैटा से आप याद रखें C फॉर कैटा एंड C फॉर कट। तो ऐसे केमिकल रिएक्शंस जिनमें बड़े मॉलिक्यूल्स को तोड़ के हम छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के अंदर चेंज करते हैं, इस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं? कैटाबॉलिज्म का नाम देते हैं। अब जैसे आपकी बुक में डेफिनेशन लिखी उसको भी हम जरा समझ लेते हैं कि ये जो बड़ा मॉलिक्यूल है ये क्या होते हैं? हमारे पास कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करके हम सिंपल मॉलिक्यूल्स के अंदर चेंज करने के प्रोसेस को क्या नाम देते हैं? कैटाबॉलिज्म का नाम देते हैं। अब इसमें जो एक अहम चीज जो आपने याद रखनी है वो ये कि इस सारे रिएक्शन के अंदर यहाँ पर क्या होगा? एनर्जी प्रोड्यूस होगी, या आप ये भी कह सकते हैं कि कैटाबॉलिज्म के दौरान एनर्जी रिलीज होती। जब किसी बड़े मॉलिक्यूल को तोड़ के छोटे मॉलिक्यूल्स में या सिंपल मॉलिक्यूल्स में चेंज किया तो हमें एनर्जी हासिल होगी। अब इसको समझने के लिए हमारे पास 2 एग्जाम्पल हैं। एक है जी सेलुलर रेस्पिरेशन और एक है लिपोलाइसिस। वन बाय वन दोनों को देखते हैं। अब सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या होता है? जो हमारे पास बड़े मॉलिक्यूल्स हैं जैसे कि ग्लूकोज C6H12O6, तो इसकी रेस्पिरेशन की जाएगी, या सेलुलर रेस्पिरेशन भी इसको हम नाम देते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन भी इसको हम कहते हैं। तो ऑक्सीजन की मौजूदगी में जब ग्लूकोज की ब्रेकडाउन की जाती है तो ग्लूकोज कौन कौन सी चीज़ों में टूटेगा? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर के मॉलिक्यूल्स के अंदर टूटेगा, और साथ में इधर हमारे पास क्या होगा? एनर्जी प्रोड्यूस होगी, और ये जो एनर्जी है ये किस फॉर्म में हम इसको लेंगे? एटीपी की फॉर्म के अंदर ये रिलीज होगी। अब ये देखिए यहाँ पर जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है ये बड़ा मॉलिक्यूल है और ये टूट के 2 छोटे मॉलिक्यूल्स में चेंज हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर के अंदर, तो दैट इज
कैटाबोलिज्म। और इस सारे अमल में हमारे पास क्या हुआ, एनर्जी रिलीज हुई एटीपी की फॉर्म में। अच्छा, फिर जो दूसरी इसकी एग्जांपल है लिपोलाइसिस। आप इसको इधर से भी याद रख सकते हैं, लिपो मीन लिपिड्स और लाइसिस, लाइसिस हम बोलते हैं स्प्लिट करने को, तोड़ने को। तो लिपिड्स को ब्रेक डाउन करने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, लिपोलाइसिस। अब जरा इसका हम इसको भी देख लेते हैं कि इसमें क्या होता है। ये जो लिपिड्स हैं ये हमारे पास बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो लिपिड्स को ब्रेक डाउन किया जाता है और ब्रेक डाउन करके दो स्मॉल मॉलिक्यूल्स के अंदर चेंज कर दिया जाएगा। एक तो हमारे पास आ जाएगा ग्लिसरैल्डिहाइड और दूसरा हमारे पास आ जाएगा फैटी एसिड। एक हमारे पास आ जाएगा ग्लिसरैल्डिहाइड और प्लस हमारे पास क्या बनेगा, फैटी एसिड प्रोड्यूस हो। जब लिपिड्स एक बड़ा मॉलिक्यूल जब इसको तोड़ा जाता है तो इसमें से दो चीजें निकलती हैं, एक ग्लिसरैल्डिहाइड या ग्लिसरॉल भी आप इसको कह सकते हैं, ग्लिसरॉल प्लस फैटी। अब आपकी बुक में ग्लिसरॉल लिखा है, चलिए मैं इसको ग्लिसरॉल ही कर देता हूँ, ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड। तो लिपिड जब बड़ा मॉलिक्यूल है टूटेगा तो दो छोटे मॉलिक्यूल्स या सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको हम ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स का नाम देते हैं। अच्छा, अब हम दूसरी जो टाइप है मेटाबॉलिज्म की, इसको हम बोलते हैं एनाबॉलिज्म। तो इसको डिफाइन कर लेते हैं। जैसे हमने ये इधर कहा कि बड़े मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन होकर छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, टोटल इसका उल्ट करने, तो वो आपके पास क्या बन जाएगा, एनाबॉलिज्म बन जाएगा। जैसे कि यही जो हमारे पास स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं या जिनको हमने सिंपल मॉलिक्यूल्स का नाम दिया, ये मिलेंगे और मिलकर एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाएंगे। तो इसको हम कह सकते हैं कि सिंपल मॉलिक्यूल्स मिलेंगे और वो मिलकर हमारे पास क्या बना देंगे, एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बना देंगे। तो इस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं, एनाबॉलिज्म का नाम देते हैं। और इसमें जो आपने एमसीक्यूज के तौर पर चीज याद रखनी है वो ये कि इस प्रोसेस को करवाने में या इस तरह का रिएक्शन करवाने में हमें एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी सिस्टम को या रिएक्शन को। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एनाबॉलिज्म। अब इसको समझने के लिए भी दो एग्जाम्पल दी गई हैं, वन बाय वन इनको देखते हैं। पहली एग्जाम्पल है फोटोसिंथेसिस और दूसरी हमारे पास है प्रोटीन सिंथेसिस। पहले फोटोसिंथेसिस को देखते हैं। अब यहाँ पर ये जो हमने रेस्पिरेशन का प्रोसेस पढ़ा था, इधर इसको उल्ट कर लें। जैसे जो इसके रिएक्टेंट्स हैं वो इसके क्या होंगे, प्रोडक्ट्स बन जाएंगे, और इसकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो इसके क्या होंगे, रिएक्टेंट्स होंगे। जैसे कि ये प्रोडक्ट्स थी इसकी, अब इसके क्या होंगे, ये रिएक्टेंट्स। हम इधर लिख लेते हैं इसको, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। जब ये मिलेंगे तो मिलकर हमारे पास क्या बनाएंगे, ग्लूकोज C6H12O6 और प्लस साथ में हमारे पास इधर क्या बन जाएगा, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बनेंगे। और इस सारे प्रोसेस को करवाने के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, एनर्जी लगवाने। और ये जो एनर्जी आएगी ये किस फॉर्म में आ रही होती है, फोटोसिंथेसिस में सूरज से आ रही होती है, सन से आ रही होती है। और ये एनर्जी इसको प्लांट यूज करे, बेसिकली क्योंकि ये प्रोसेस जो है प्लांट्स में हो रहा होता है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दोनों रिएक्टेंट्स की मौजूदगी में सनलाइट को लेके किस में चेंज हो जाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को किस में चेंज कर देगा, कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल मतलब ग्लूकोज में। तो ये दोनों हमारे पास क्या है, सिंपल मॉलिक्यूल्स हैं, छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, और इनको इसने कन्वर्ट कर दिया एक बड़े मॉलिक्यूल ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया। तो ये हमारे पास फोटोसिंथेसिस आ गया। फिर उसके बाद दूसरी जो एग्जांपल है ये है प्रोटीन सिंथेसिस। अब इसमें भी यही है कॉन्सेप्ट, आपने वही रखना है कि छोटे मॉलिक्यूल या सिंपल मॉलिक्यूल मिलेंगे और मिलकर वो कम्प्लेक्स या बड़ा मॉलिक्यूल बनाएंगे। तो अब प्रोटीन किस चीज की बनी होती है, अमाइनो एसिड्स की। तो जब बहुत सारे अमाइनो एसिड के मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, ये मैं आपको इस तरह से दिखा देता हूँ, बहुत सारे ये अमाइनो एसिड के जो मॉलिक्यूल्स हैं जब मिलेंगे तो ये मिलकर क्या बनाएंगे, हमारे पास प्रोटीन बनाएंगे। इसको हम पॉलीपेप्टाइड चेन का नाम भी देते हैं। तो ये जो अमाइनो एसिड है एक छोटा मॉलिक्यूल है, ये भी छोटा है, ये भी छोटा, छोटे छोटे मॉलिक्यूल मिलकर एक बड़ी चीज बना रहे हैं जिसको हम क्या नाम दे रहे हैं, प्रोटीन का। तो ये हमारे पास दोनों एग्जाम्पल थी एनाबॉलिज्म की। अब एक आपकी बुक में एमसीक्यूज है, इसको आपने याद रखना है
कि जो ह्यूमिंग बर्ड्स हैं, ये बड़े प्यारे बर्ड्स होते हैं, परिंदे हैं जो उड़ते हैं हवा के अंदर, तो इनका जो मेटाबॉलिक रेट है वो काफ़ी हाई होता है। अब इसी मेटाबॉलिक रेट ज़्यादा होने की वजह से इनका जो मेटाबॉलिक रेट है ये क्या होता है, हाई। इसी की वजह से, क्योंकि मेटाबॉलिक रेट इनका बहुत हाई होता है, तो ये अगर आप इनको देखें तो हर टाइम कुछ ना कुछ ये खाते ही रहेंगे। तो ये इसलिए हर टाइम क्या करते रहते हैं, कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, या आप कह लें कि जो इनकी ईटिंग हैबिट है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है, कुछ ना कुछ हर टाइम ये खाते रहेंगे। तो ये था डियर स्टूडेंट्स आज का लेक्चर, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।